बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सोपेडिया। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लायोफिलाइज़र क्या होता है और हम इसको किन मक़ासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाया कब गया था। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें इसको, तो आपको पता है कि हम चीज़ों को सेव करने के लिए उस उनको ड्राई करते हैं, जिसमें हम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो जो मेथड आमतौर पर यूज़ होते हैं रूटीन में, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन या मोस्ट प्रिवेल्ड कह लें हीट ड्राइंग है कि चीज़ों को गर्म करके हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ड्राइंग कर लेते हैं एयर हीट करके, इसी तरह वैक्यूम ड्राइंग करते हैं या फिर गर्म जो ड्रम होता है उसके ऊपर हम चीज़ों को स्प्रेड करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं। तो बात करें अगर हम फ्रीज़ ड्राइंग या फिर लायोफिलाइजेशन, जिसको लायोफिलाइजेशन या फिर क्रायोडाइजेशन भी कहा जाता है, तो ये भी एक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है जिसमें हम जो पेरिशेबल मटेरियल होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले फ्रीज़ कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं कि फ्रीज़ होने के बाद सॉल्वेंट जो फ्रीज़ हो जाता है आइस की फॉर्म में, उसको सॉलिड फेज़ से गैस फेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी के फ़वाइद की बात करें, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो इससे प्रिजर्व रहती है, क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी है किसी भी चीज़ की वो इससे क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। आप चीज़ों को दोबारा से हाइड्रेट करके इजीली उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको रिज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह वाटर को रिमूव करने से चीज़ों का वेट कम हो जाता है, उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो भी एक्सटेंड हो जाती है। इसी तरह वो मटेरियल जो थर्मोलेबाइल होता है, इनके टेम्परेचर को चेंज करने से ख़राब हो सकता है, उसको हम इसकी मदद से ड्राई कर सकते हैं। इसी तरह लाइफलाइजेशन के नतीजे में हमें अगर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना पड़े लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो हमें किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एलिमिनेट कर देते हैं नीड फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज। अब आ जाएँ अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ लायोफिलाइज़र, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो जो भी एक लायोफिलाइज़र होता है उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम आता है जिसकी मदद से हम सॉल्वेंट को फ्रीज़ करते हैं। फिर एक वैक्यूम सिस्टम आता है, ठीक है। वैक्यूम आपको पता है एयर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है और एक एम्प्टी स्पेस को क्रिएट करता है। इसी तरह कंट्रोल सिस्टम होगा। कंट्रोल सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप कह लें जिसके अंदर आप पूरी की पूरी रेसिपी देते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आपने ड्राई करना है उसका टेम्परेचर आपने कितना रखना है, ठीक है, और जो प्रेशर वगैरह होता है वो कितना रखना है। तो ये एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। इसी तरह प्रोडक्ट चैम्बर होता है या फिर मैनीफोल्ड होता है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स को रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंडेंसर होता है। कंडेंसर का काम जो सॉल्वेंट फ्रीज़ हो जाता है उसको जब आप हीट देकर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उन वेपर्स को दोबारा से आइस में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें एक लायोफिलाइज़र की, यानी कि एक जो मशीनरी होती है उसकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डोर है, उसके अंदर हीटेड शेल्व्स हैं जिसके ऊपर आपने उन प्रोडक्ट्स को रखना होता है जिनको आपने ड्राई करना होता है। इसी तरह रेफ्रिजरेशन कॉइल्स हैं और वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या करता है कि जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको क्रिएट करता है। आपको पता है कि एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो वैक्यूम पंप को जब चलाया जाता है तो ये वैक्यूम क्रिएट करती है, एयर मॉलिक्यूल्स को टोटली रिमूव कर देगी किसी भी जगह से। तो देन जो हाई प्रेशर वाला एरिया होगा, यानी कि जो हीटेड शेल्व्स हैं, यहाँ पर वाटर वेपर्स आ जाएंगे रेफ्रिजरेशन कॉइल्स की तरफ।
और यहाँ पर कंडेंसर चलेगा जो कि उन वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर देगा, और पीछे जो प्रोडक्ट होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इक्विपमेंट में सबसे पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ जाएगा, जो कि क्या करता है, कूल्स द कंडेंसर, यानी कि जो कंडेंसर होता है उसको कूल करता है, ठीक है। इसी तरह वैक्यूम सिस्टम है जो कि वैक्यूम को क्रिएट करता है, जिससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम सिस्टम यहाँ पर एक पंप की फॉर्म में अटैच होता है, जिस जगह पर बिल्कुल कंडेंसर के साथ, जो कि एयर टाइट होता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम कम्प्लेक्सिटी में वेरी करते हैं, ठीक है, कि जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर सेंसिंग एबिलिटी है वो उसकी कितनी हो सकती है। Advanced controllers will allow the programming of a complete recipe for freeze drying। तो आजकल हम बात करें जो मॉडर्न फ्रीज ड्रायर्स हैं, उनमें हम प्रोग्राम यानी कि बना देते हैं, इंस्ट्रक्शन कर देते हैं सिस्टम को कि हमने इस प्रोडक्ट को फ्रीज़ करना है, ठीक है, कब, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और जो आप कह लें कि ट्रिपल पॉइंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंट्रोलर सिस्टम है, आप कह लें ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस प्रोडक्ट को फ्रीज़ ड्राइंग के ज़रिए आपने ड्राई करना है और किस टेम्परेचर पर इसको ड्राई करना है, ताकि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो मेंटेन रहे। प्रोडक्ट चैम्बर की बात करें तो ये मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं, जैसा कि मैनीफोल्ड चैम्बर है, ठीक है। मैनीफोल्ड चैम्बर, ये नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फ्लास्क हैं एक दूसरे के ऊपर लगी हुई, ठीक है। और लार्जर चैम्बर है विद अ सिस्टम ऑफ शेल्फ, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शेल्फ्स हैं ऊपर नीचे, और इसके अंदर डिफरेंट प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर मटीरियल है जिसको फ्रीज ड्राइंग के ज़रिए ड्राई किया गया है। तो प्रोडक्ट चैम्बर की बात करें तो दो तरह के होते हैं, मेनली मैनीफोल्ड चैम्बर है, या फिर जो मल्टीपल आप कह लें चैम्बर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शेल्फ्स होती हैं। कंडेंसर को देखें तो इसका काम क्या है, टू अट्रैक्ट द वेपर्स बीइंग सब्लाइम्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपको याद हो तो लायोफिलाइजर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब सॉल्वेंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है तो उसको जो गैस सॉलिड फेज से, यानी कि लिक्विड फेज होती है, उसमें कन्वर्ट किए बगैर ही हम क्या कर देते हैं, ठीक है, दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली हम सॉलिड फेज को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और एंड पर उसको भी हम फ्रीज़ करते हैं, और जो साइकिल का एंड होता है तब हम क्या करते हैं, वो आप कह लें आइस जो कि कंडेंसर बनाता है उसको सेपरेट कर देते हैं, या फिर डीफ्रॉस्ट करके अलहदा कर देते हैं, ठीक है। द कंडेंसर टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज डिक्टेटेड बाय द फ्रीजिंग पॉइंट एंड कोलैप्स टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हर प्रोडक्ट का एक टेम्परेचर होता है जिसको कोलैप्स टेम्परेचर कहते हैं, कि उससे जब हम बिलो जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, जो कंडेंसर का टेम्परेचर है उसको डिक्टेट करते हैं। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन में आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स वगैरह शामिल कर सकते हैं ताकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हम फ्रीजिंग करते हैं, फिर प्राइमरी ड्राइंग होती है, यानी कि फ्रीजिंग के दौरान जो सॉल्वेंट फ्रीज़ हुआ उसको आपने क्या करना है, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड रह जाते हैं, जिसको आप कह लें कि एब्जॉर्ब हुए होते हैं जो, ठीक है। सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, उनको डिसॉल्व करते हैं। इसी तरह फिर जो प्रोडक्ट होती है उसकी इनकैप्सुलेशन, या कह लें उसकी
सीलिंग की जाती है। तो अगर हम प्री ट्रीटमेंट की डिटेल में जाएँ तो हम क्या-क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, उसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उसका हम सरफेस एरिया जो होता है वो इन्हांस कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ब्लॉक की फॉर्म में अगर प्रोडक्ट उसको आप पीस कर पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है नीड के ऊपर, ठीक है, और प्रोडक्ट के ऊपर कि उसकी नेचर किस तरह की है। नेक्स्ट स्टेप फ्रीजिंग है। ठीक है, अगर हम ये काम लैब में करें तो हम एक फ्लास्क में करते हैं, ठीक है, जो कि रोटेटिंग फ्लास्क होती है इन अ पॉट कॉल्ड शेल फ्रीज़र, जिसको शेल फ्रीज़र कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह आपने ऊपर मैनीफोल्ड वो देखा था, ठीक है, उसमें डिफरेंट फ्लास्क्स अटैच थी, तो उनको क्या किया जाता है, बात करवाया जाता है ड्राई आइस में, मेथनॉल में, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में। तो बात करने के बाद क्या होता है कि उनके अंदर जो भी प्रोडक्ट होती है वो फ्रीज़ हो जाती है, वो जम जाती है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट को ट्रिपल पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फेज़ कोएग्जिस्ट करती है, उससे बिलो हम चीज़ों को क्या करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, इंश्योर करता है कि सब्लिमेशन हो, ना कि चीज़ की मेल्टिंग हो। तो फ्रीजिंग में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने क्रिस्टल्स को कहने कि डेवलप करना है या नहीं करना। अगर आपने क्रिस्टल्स को डेवलप करना है तो आप स्लोली प्रोडक्ट को फ्रीज़ करवाएंगे। ठीक है, और क्रिस्टल का अगर हम नुकसान देखें तो सेल्स रप्चर हो जाते हैं, तो अगर इससे बचना है तो हम चीज़ों को फास्टली क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे। ठीक है, ताकि जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसका जो ट्रिपल पॉइंट है उससे बिलो वो इजीली फ्रीज़ हो जाए और जो आइस क्रिस्टल है वो ना बने। आमतौर पर जो टेम्परेचर यूज़ होते हैं वो -55 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं। सम टाइम क्या हो जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज़ नहीं हो पाती, तो इससे हमें क्या नुकसान होता है, तो इससे नुकसान ये होगा कि जो प्रोडक्ट होती है वो कंटेनर जो होते हैं उसके अंदर एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, जो कि वैक्यूम के अंडर प्लेस की गई होती है, तो वो आपकी जो मशीनरी है उसको ख़राब कर सकती हैं। तो फिर सैंपल को आप कह लें कम्प्लीटली फ्रीज़ करना वैक्यूम को चलाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि प्रॉपर्ली फ्रीज़ नहीं किया गया प्रोडक्ट को, तो वो फिर क्या हो चुकी है, कंटेनर के अंदर ही एक्सपेंड हो गई है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ड्राइंग है, नहीं फर्स्ट नहीं, इसको आप कहेंगे फ्रीजिंग के बाद जो दूसरा स्टेप है वो प्राइमरी ड्राइंग है। इस फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर को हम लो कर देते हैं फ्यू मिली बार तक, और हीट को हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, हीट क्या होती है, जो आइस होती है उसको सब्लाइम करती है। तो इस फेज़ के अंदर तकरीबन आप कह लें जो 95% पानी होता है वो सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, और इस फेज़ को हम बहुत ही स्लो रखते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाए तो मटेरियल की जो स्ट्रक्चर होती है वो अल्टर हो सकती है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि स्लोली हीट को यहाँ पर कन्वे करते हैं प्रोडक्ट तक, ताकि उसकी स्ट्रक्चर वगैरह मेंटेन रहे। फिर इसके नतीजे में जो वेपर्स हैं वो क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, और देन फिर क्या करते हैं, प्रेशर इज़ कंट्रोल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम, के फिर हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वैक्यूम को आपने पढ़ा है पीछे कि वैक्यूम एक पंप की फॉर्म में अटैच्ड होता है एयर टाइट कंडेंसर के साथ। ठीक है, तो कंडेंसर का यहाँ पर क्या काम होता है कि वेपर्स जब ट्रांसफ़र होते हैं शेल्फ से वैक्यूम पंप की तरफ, तो ये रास्ते में उनको रोकता है और री-सॉलिडिफ़ाई कर देता है। इसका जो टेम्परेचर होता है ये -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
ठीक है। तो एक टर्म है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है, जो फूड की और ड्रग अथॉरिटी है, एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ यूएस, ठीक है, इन्होंने ये स्टेट किया है, मैन्युफैक्चरर शुड नो द यूटेक्टिक पॉइंट दैट इज द क्रिटिकल कोलैप्स टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को फ्रीज ड्राई करना है तो आपका उसको जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर किए बगैर उसको ड्राई कर सकें। तो आमतौर पर कुछ डेटा बैंक्स अवेलेबल हैं कि जहाँ पर ये मेंशन्ड होता है कि आपने जो टेम्परेचर वगैरह है, ठीक है, वो कौन सा यूज़ करना है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपने किस टेम्परेचर पर चीज़ को फ्रीज़ करना है, ठीक है, फिर आपने जो कंडेंसर है उसका टेम्परेचर क्या रखना है, तो आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच को यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस अप्रोच में क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम जब किसी भी प्रोडक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो उसको फिर साथ-साथ चेक करते रहते हैं कि ये किस टेम्परेचर पर जाकर इसकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है। तो आप खुद से डिटरमाइन करते हैं कि कौन-सा टेम्परेचर प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए सूटेबल होता है। अब सपोज़ करें प्राइमरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, तो आपने डिटरमाइन करना है कि ये कंप्लीट हो गई है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो सूटेबल मेथड जो है वो थर्मोकपल प्रोब को यूज़ करना है। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे हैं कि थर्मोकपल प्रोब में एक वायर को यूज़ किया गया है जिसको प्रोडक्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है उसको नोट डाउन किया जाता है। तो जब प्रोडक्ट का जो आप कह लें टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है शेल्फ टेम्परेचर की, तब हम कहते हैं कि जो प्राइमरी ड्राइंग है ये कंप्लीट हो गई है। स्पेसिफिक while that contain the thermocouple wire will typically dry faster than other wires, ठीक है, तो वो वायर जिसके अंदर थर्मोकपल वायर को डाला गया है वो ज़्यादा जल्दी से क्या होती है, ड्राई हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि जो वायर होती है ये ज़्यादा हीट को कंडक्ट करती है, ठीक है, and similarly if bulk drying the area around the thermocouple wire will dry more quickly। तो इस तरह से फिर हम फाइनली ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो प्राइमरी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग फेज़ में तकरीबन 95% जो आप कह लें वेपर्स हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं। 5% जो एब्जॉर्ब्ड हुए होते हैं प्रोडक्ट के सरफेस के ऊपर, उनको फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जो टेम्परेचर होता है उसको रेज़ करते हैं प्राइमरी ड्राइंग फेज़ से, और इवन कि हम जो टेम्परेचर है उसको ज़ीरो तक भी ले जाते हैं, ताकि जो भी कोई फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन है या बॉन्ड है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो डेवलप हुई है वाटर मॉलिक्यूल फ्रोजन मटेरियल के दरमियान, तो उसको हम क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें। यूरिक pressure is also lowered in this stage to encourage desorption। तो इस फेज में अगेन प्रेशर को हम क्या करते हैं, लोअर करते हैं, ठीक है। During secondary drying, a sample thief mechanism may be used to periodically remove vials from the freeze dryer for residual moisture content determination। तो आपने देखना है कि वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गई है या नहीं हुई, तो सैम्पल थीफ मैकेनिज़्म आप यूज़ करेंगे। थीफ से मुराद आपको पता ही है चोरी करना होता है, लेकिन सैम्पल थीफ यही है कि वक्फे वक्फे से आप सैम्पल्स को निकाल कर चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली ड्राई हो गए हैं या फिर नहीं हुए। इस डायग्राम में डिफरेंट फेजेस को दिखाया गया है, और एक तरफ जो शेल्फ का टेम्परेचर है उसको शो किया गया है, जैसे कि फ्रीजिंग यानी कि जब सॉलिडिफिकेशन होती है तो टेम्परेचर देखें -50 तक चला जाता है, ठीक है। फिर प्राइमरी ड्राइंग में तकरीबन 10 तक ये जाता है, और ठीक है, जो सेकेंडरी ड्राइंग है उसमें इवन के जो टेम्परेचर होता है उसको मज़ीद हाई किया जाता है।
स्टोर्ड ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट्स, तो लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये एक्सट्रीमली हाइड्रोस्कोपिक होती हैं, ठीक है, यानी कि ये वाटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, क्योंकि इनके अंदर सॉल्वेंट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक असूल होता है कि सॉल्वेंट हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब मूव करते हैं। तो इन प्रोडक्ट को फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, फौरी तौर पर सील कर देते हैं अंडर पार्शियल वैक्यूम, ठीक है। टिपिकली स्टॉपिंग इज डन ऑन वायल्स विद पार्शियल इंसर्टेड स्टॉपर्स, तो इसको हम स्टॉपर कहते हैं, ठीक है। The shelves are collapsed so that each shelf pushed down the wire stopper located on the adjacent shelf. इसके नतीजे में, इस प्रोसेस के नतीजे में आप कह लें कि जो प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसको सील करना होता है और उसके अंदर समटाइम इनर्ट गैस को क्या करना होता है, फिल करना होता है, ताकि किसी भी किस्म का जो रिएक्शन वगैरह है वो यहाँ पर ना हो। समटाइम हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स भी ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फ्रीज ड्राइड मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी आमतौर पर जो यूज़ होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, जैसा कि शुगर्स हैं, मोनोडाई, फिर पॉलीसैकेराइड, इसी तरह पॉली अल्कोहल्स हैं, फिर ट्री हेलोज है, सिक्रोज वगैरह हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री हेलोज जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाइक स्लेजिनल है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना है, इसी तरह फंजाई और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो जो प्रोडक्ट फ्रीज ड्राई हो जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेंथ उसकी सफिशिएंट होती है, कलर हर जगह पर एक जैसा होता है। दूसरे मेथड के ज़रिए अगर आप करेंगे तो वो कलर डिफरेंट हो जाता है, इवन के फेड भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर ड्राइनेस भी सफिशिएंट होती है, पोरोसिटी भी आप कह लें कि यूनिफॉर्म होती है, और वो स्टेराइल होती है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह से वो चीज़ पाक होती है, ठीक है। तो केमिकली स्टेबल होती है ड्राई स्टेट में, और उसको आप लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज ड्रायर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट चैम्बर की बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट में भी देखा था, एक मैनीफोल्ड ड्रायर था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने फ्लास्क देखी थी, ठीक है, जो कि ऊपर नीचे एक सेंट्रल रॉड के साथ कनेक्टेड थी, और उनको फिर पाथ के अंदर डिप किया जाता है ताकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको फ्रीज किया जाए। और शेल्फ ड्रायर्स जो हैं ये डिफरेंट आप कहने की शेल्फ्स बनी होती हैं, एक चैम्बर होता है और उसके अंदर चीज़ों को क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह लें कि प्रोडक्ट्स को एक ट्रे के ऊपर प्लेस किया जाता है, या फिर डायरेक्टली एक शेल्फ बनी होती है उसके ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के लायोफिलाइज़र हैं, जिसमें जो लेफ़्ट वन है वो मैनीफोल्ड ड्रायर है, इसी तरह शेल्फ फ्रीज ड्रायर है, और कम्बिनेशन है लैब फ्रीज ड्रायर, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला बना हुआ है। साइज़ की बेस पर अगर हम बात करें, ठीक है, और यूज़ की बेस पर, तो लैबोरेटरी बेंच टॉप यूनिट्स हैं, ठीक है, जिस तरह ये सेंट्री फिकेशन मशीन होती है आपके पास, या आप कह लें कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है पड़ा हुआ, तो इसी तरह बेंच टॉप यूनिट्स होते हैं जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसी तरह पायलट यूनिट्स होते हैं जिनको प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए या फिर स्केल अप के लिए यूज़ किया जाता है, और लार्जर प्रोडक्शन साइज यूनिट्स होते हैं जिनको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंच टॉप फ्रीज ड्रायर है, ठीक है, इसका साइज़ बिल्कुल छोटा है और इजीली आप इसको लैब में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पायलट फ्रीज ड्रायर है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट्स न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पहले नहीं होते, इसको आप खुद ही क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन फ्रीज ड्रायर हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या होता है, यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल लायोफिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, चूँकि हमने लार्ज स्केल पर चीज़ों को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें कन्वेंशनल ड्राइंग के ऊपर क्या फ़ायदे हैं लायोफिलाइजेशन के, तो यहाँ पर देखें कि जो वेट मटेरियल वगैरह जो ड्राई किया जाता है उसकी क्वालिटी वगैरह की बात करें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, होल को फ्रीज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, पीसेस में, पाउडर में,
कन्वेंशनल ड्राइंग में हम आमतौर पर पीसेस बनाकर उसको ड्राई करते हैं, जिससे मॉर्फोलॉजी उसकी चेंज हो जाती है। इसी तरह ड्राई शेप और जो फॉर्म होती है ये फ्रीज ड्राइंग में मेंटेन रहती है। कन्वेंशनल ड्राइंग में ये श्रिवल्ड हो जाती है। अपीयरेंस, कलर, ठीक है, ये भी क्या रहता है फ्रीज ड्राइंग में उसका सेम रहता है। इसी तरह फिर सबसे जो मेन चीज़ है, हमने बात की थी कि थर्मोलेबायर मटेरियल को हम क्या करते हैं, इसकी मदद से फ्रीज़ करते हैं, तो हीट एक्सपोजर बहुत कम होता है फ्रीज ड्राइंग में, ठीक है। और जो आम ड्राइंग होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और थर्मोलेबायर मटेरियल क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें लायोफिलाइजेशन की, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका कि प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं बाय द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद फ्रीजिंग और फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, कि जब हम फ्रीज करते हैं तो प्रेशर वगैरह चेंज करते हैं, इसी तरह टेम्परेचर वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस क्रिएट होता है और उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। वो डैमेज क्यों होते हैं? ड्यू टू द हाई पोरोसिटी, पोर ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह आपको पता ही है कि जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें होती हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर हम उनको अच्छे वे में स्टोर ना करें, इनर्ट गैस को यूज़ ना करें, तो तब तो ये तय होता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डैमेज होंगे ही होंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर हम आज के लेक्चर को समराइज़ करें तो आज आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है लायोफिलाइजेशन की, जिसमें आपने पढ़ा है कि एक चैम्बर होता है जिसको प्रोडक्ट चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। फिर वो लिंक्ड होता है आगे कंडेंसर के साथ, कंट्रोलर के साथ और एक जो वैक्यूम सिस्टम है उसके साथ। प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट को जिसको ड्राई करना होता है, हम क्या करते हैं उसकी फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग करने के लिए आपको पता है टेम्परेचर हमें लो करना पड़ता है, तो मोस्टली ये कहने जो रूम टेम्परेचर होता है उससे हम बिलो जाते हैं -50 तक, और प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर को हम कम करते हैं वैक्यूम सिस्टम की मदद से और उसको हीट देते हैं और टेम्परेचर को रेज़ करते हैं। जो सॉल्वेंट आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है वो वेपोराइज्ड होता है और फिर वो जाता है आगे कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर क्या कर देते हैं, उन वेपर्स को रीसॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। फिर फर्स्ट फेज़ के दौरान 95% आप कह लें कि जो सॉल्वेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते हैं, लेकिन 5% या आप कह लें समटाइम 10% मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन की वजह से प्रोडक्ट के ऊपर अटैच्ड रहते हैं। तो सेकेंडरी ड्राइंग में हम जो टेम्परेचर है दोबारा से उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट से डिज़ॉल्व हो जाएँ, और उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, उन वेपर्स को सॉलिडिफाई करते हैं कंडेंसर की मदद से, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।